नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैवी स्टडी पर। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का जो नया बुक आया है वॉल्यूम 3 का, उसका सेट नंबर 1 देखेंगे। इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के सेटों का प्रैक्टिस करवाया जाता है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इस चैनल पर आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और 2 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, और एडुटेरिया का एक प्रैक्टिस सेट आया था 15 सेट का, वो भी अपलोड किया हुआ है, और खान सर का 27 सेट का आया है जो बुक, वो भी प्रैक्टिस सेट इस पर अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो नया बुक आया है उसका सेट नंबर 1 देखेंगे। और जीके जीएस की ज़बरदस्त और शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो एक वीडियो डेली सुबह अपलोड करते हैं, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार कलेक्शन है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। उसमें क्या है, हर क्वेश्चन का एक तो खुद अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का है, और हर क्वेश्चन के साथ डिटेल डिस्कशन और सिस्टमेटिक ढंग से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताया जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या करेंगे, मार्केट के सभी महत्वपूर्ण सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर का जितने भी सभी प्रश्न है, जीके साइंस का, वो सभी प्रश्न देखेंगे। रही बात मैथ रीजनिंग का, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जीके जीएस का प्रश्न आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। तो इसका आंसर क्या है, मूल्य वर्धित, यानी आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। मूल्य वर्धित क्या होता है, देखिए, मूल्य वर्धित विधि एक आर्थिक माप है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, मूल्य वर्धित विधि एक आर्थिक माप है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और गेहूं की रही बात, तो गेहूं से एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आता है कि जो भारत में हरित क्रांति आई थी उसमें सबसे अधिक प्रभाव जो है ये किस फसल पर पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा गेहूं के वृद्धि में विकास हुआ था काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गेहूं की वृद्धि काफ़ी हुई थी हरित क्रांति जब 1966-67 में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्हें अभी 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है ना। 32 से कहाँ तक है, 35 तक, ये ध्यान रखना है। 32 से 35 में ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वर्गीकृत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट है कि बैरन द्वीप देश में स्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैरन। से आपको याद आना चाहिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है ना, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। दो ज्वालामुखी है भारत में, एक बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, और एक है नरकोंडम जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है किसे, गेहूं को। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं हो जाएगा। ठीक, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गेहूं और गन्ना ये दोनों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और हरित क्रांति में गेहूं में अधिक वृद्धि हुआ था। अच्छा, भारत का जो मुख्य खाद्य फसल वो कौन सा है, तो वो है चावल। ठीक है, बिहार का भी मुख्य खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1967 में। इसका करेक्ट आंसर है 1967 में क्या है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। ये कब लागू हुआ था,
ये 1967 में लागू हुआ था। ठीक है। अच्छा, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल ये आयोजित हुआ था 1896 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2024 का जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2020 का कहाँ हुआ था? तो जो हुआ था 2020 वाला हुआ था 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट, एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A देश से लागू हुआ। तो अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से। ठीक है। अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य है ना। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 51 के ए में है। और मूल कर्तव्य किस भाग में? तो भाग 4 के ए में है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में 10 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो 10 रुपये के नोट जारी करता है कौन? वो RBI करता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन यहाँ पर 2 अति महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और बाकी सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI का क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। शाख नीति, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो RBI जारी करता है। RBI का जो पहला भारतीय गवर्नर था वो कौन था? CD देशमुख था। और वर्तमान में भी गवर्नर कौन है? करेंट अफेयर में याद रखना है, वो थे अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में बलबन ने काम किया था? तो ये किया था नासरुद्दीन महमूद, है ना। नासरुद्दीन महमूद ने क्या, फिर से समझिए क्वेश्चन, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के, यानी कि नासरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में बलबन काम किया था। ठीक है, बलबन से एक क्वेश्चन आता है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने ही अपनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार देश से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना का विचार अगर पूछे तो वो अमेरिका से, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है? अल-कलाड, यानी अल-कलाड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने होते हैं। तो ये किसका बना होता है? एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन का बना होता है। ठीक है, अल-कलाड जो है ये क्या है? ये मिश्र धातु है, किसका बना होता है? एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन का बना होता है। नेक्स्ट है कि एक स्पीसीज H3O+ का आकार पैरामिडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी है? तो 1 है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी 1 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? तो लिंग विशिष्ट रोग इसमें से कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है ये बताना है। नहीं तो इसमें देखिए क्या है? ट्रिकियोसिस, है ना। ट्रिकियोसिस ये लिंग विशिष्ट रोग ये है। ठीक है, ये है। और कौन पूछा जो लिंग विशिष्ट नहीं है? कौन सा रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? तो ये है। और हीमोफीलिया जो है ये भी लिंग विशिष्ट है। और फिर क्या, फेनिल केटोनूरिया ये लिंग विशिष्ट नहीं है। ये रोग जो है लिंग विशिष्ट नहीं है ना। तो ये 3 नहीं है। ठीक है, याद रखना है 3 नहीं है। और पॉलीडेक्टिली ये भी नहीं है। ठीक है, और जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये है। ठीक है, यानी पूछा कौन सा रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? तो फेनिल केटोनूरिया और पॉलीडेक्टिली ये 3 और 4 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। नेक्स्ट है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना कहलाता है। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है केमोट्रोपिज्म कहलाता है ना, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कि कोई प्लवित वस्तु का अस्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र
के संबंध में सही कथन है। कोई प्लवित वस्तु का अस्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सही कथन कौन सा है? पहला क्या है, ये हमेशा एक समान होता है, ये गलत है। और ये हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है, अब जीके जीएस का आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 से। में है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में देश के बीच वर्षा होती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि मुरुश्री देश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो मुरुश्री जो है ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। ठीक है, रेगिस्तानी से रिलेट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो राजस्थान में है। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है। और ये राजस्थान में थार मरुस्थल जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये मुरुश्री जो है ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। नेक्स्ट है कि नाबार्ड और इसमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलम्बुर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदावी ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जन शिक्षण संस्थान, है ना। नाबार्ड एवं किस संगठन ने? तो जन शिक्षण संस्थान ने संयुक्त रूप से नीलम्बुर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदावी ब्रांड लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जन शिक्षण संस्थान के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि देश में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो ये कब? 2004 में, ना। 2004 में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अभी करंट अफेयर में याद रखना है, अभी नया एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया किसे? फारसी को, है ना। फारसी जो क्या 9वां शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। यानी शास्त्रीय भाषा कितना हो गया? 9 शास्त्रीय भाषा है भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये शुरू हुआ था कब? 1993 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया 1993, जवाहर रोजगार योजना 1989 है। जवाहर रोजगार योजना याद रखना है 1989 में शुरू हुआ था। और नरेगा या तो मनरेगा बाद में नाम बदल के रखा गया, तो नरेगा योजना की शुरुआत कब हुआ? 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए देश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था गांधी जी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है 1932 में किया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ये ध्यान रखना है 1932 में। 1932 से एक और प्रश्न याद रखना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जो नई श्रृंखला के 2000 के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर देश का चित्र है। तो 2000 के जो नोटों पर किसका चित्र था? मंगलयान पर। ठीक है, मंगलयान का चित्र था। अब 2000 का नोट तो बंद हो चुका है, तो याद रखना है कि किस नोट पर किसका चित्र है। जैसे 10 रुपये पर किसका है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का। 20 रुपये पे, तो 20 रुपये के नोट पे एलोरा का गुफा का चित्र है। 50 रुपये पे 50 हम्पी के पत्थर का बना रथ है। 100 रुपये पे रानी का वाव है जो गुजरात का है। 200 रुपये पे सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप। और 500 रुपये पे दिल्ली का लाल किला का है। और 2000 रुपये पे मंगलयान का चित्र था। नेक्स्ट है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये कौन है? मिहिर सेन था, है ना। पहला इंग्लिश चैनल पार करने वाला व्यक्ति कौन था? मिहिर सेन था। और पहला इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला कौन थी? तो वो थी आरती साहा। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डेस करते हैं।
तो ये कौन करता है? प्रधानमंत्री ने। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री और भी कई चीज़ों का होता है, जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और अंतरिक्ष जो विज्ञान का उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होता है मालूम? 2015 में होता है ना। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है, ये सरकारी योजना है, ये 2015 में ये शुरू हुआ था। और विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कि ज़्यादा पूछा जाता है कि कब कब शुरू हुआ। जैसे जनधन योजना कब शुरू हुआ? 2014 में हुआ था। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये हुआ था 2015 में, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुआ था। उजाला योजना 2015 में। अमृत योजना 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसोंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के देश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो क्या है? ह्वेनसोंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के कौन है ना? तो इसका आंसर है द्वारपाल। नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है, ठीक है। ह्वेनसोंग के अनुसार। ह्वेनसोंग से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ह्वेनसोंग भारत किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन के समय 630 ईस्वी में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था ह्वेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होगी? तो किस प्रकार का होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होता है ना। एक अगर स्वतंत्र चुंबक को लटकाया जाए तो वो कैसे होता है, किस स्थिति में दिशा में वो अस्थिर होता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 15 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है तो 300 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में कितने बल्ब समायोजित किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका 200 यूनिट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 200 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो कौन सी राशि जो दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो पहला क्या है? तार के पदार्थ की प्रकृति है ना, ये प्रभावित करती है। दूसरा क्या? तार का तापमान, ये भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका, और ये जो तार की आकृति ये नहीं करता है, तार के फेरों की संख्या ये नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए, बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए, बी और सी में प्रकाश के वेग क्रमशः वी ए, वी बी और वी सी है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोधी क्रम में सही होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। तो देखिए भी उसका वेग के बारे में पूछा है ना, चाल के बारे में पूछा है, कौन सा कैसा होगा। तो देखिए अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा उसका उतना ही कम होगा चाल, ठीक है। तो अपवर्तनांक इसमें किसका ज़्यादा है? तो ए का है ना, ए का है 1.47, तो ए का सबसे कम होगा, ठीक है। ए का सबसे कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि ए है ना, ये कम है, उसके बाद ज़्यादा किसका है? तो उसके बाद है
उसके बाद आएगा आपका सी, है ना, सी का है ये, देखिए ना, इसके बाद ज़्यादा है, सी का 1.44 और सबसे कम है तो उसका वेग ज़्यादा होगा, ठीक है। बी बी, ठीक है, जिसका कम होगा अपवर्तनांक उसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसका वेग सबसे कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, पहला क्या है, जैसे देखिए लिथियम और रुबिडियम दिया है। लिथियम और रुबिडियम क्या है, तो इसमें लिथियम और रुबिडियम ये दोनों क्या है, देखिए प्रथम वर्ग का ये तत्व है, ठीक है, और ये क्षार धातु है। तो ये दोनों ये क्या करता है, समान गुण ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और फिर क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये नहीं करता है, ठीक है, ये भी नहीं करता है। और ये क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये करता है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंतिम कक्षा में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे दोनों के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4 भी इसका सही है, ठीक है, यानी 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 से। 71 में है कि 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी, ठीक है, किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। तो ये था राजेंद्र प्रथम, है ना, राजेंद्र प्रथम चोल शासक था, इसकी सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गया था, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था, ठीक है, याद रखना है। और अभी जो संसद में जो रखा सेंगोल है वो किस वंश से संबंधित है, तो वो भी चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बाजीराव द्वितीय ने, है ना, बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है कि 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे, तो ये बने थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जी पार्थ सारथी, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने थे। नेक्स्ट है कि पोला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पोला त्यौहार ये संबंधित है कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक है, पोला त्यौहार महाराष्ट्र से संबंधित है। अच्छा, एक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से, नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लिग्नाइट कोयले सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा या तो कोयले का उत्पादक सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है, ठीक है। सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था, भारत में पहली बार रेल कब चला था, 1853 में, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, कहाँ से कहाँ, बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था, है ना, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया, ये कहाँ है, मेघालय में पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय में है, तो ये मेघालय में है, ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ है, तो मेघालय में है। गारो जनजाति भी है, वो कहाँ है, तो मेघालय में है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती, है ना, किस टीम ने जीता, तो ये सर्विसेज टीम ने जीता था, है ना, इसका आंसर है सर्विसेज टीम ने जीता था। अब महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ याद रखना है आपको कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, 37वां गोवा में हुआ था, और 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ होगा, ये उत्तराखंड में होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है
देश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जोड़ता है। ये चारों मेट्रो शहरों को जोड़ता है। वो कौन सा योजना है, वो कौन सा है, तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, तो लाहो ये है कहाँ का, मेघालय का है ना, लाहो मेघालय का नृत्य शैली है। नेक्स्ट है कि डोबे राइनर के त्रिक नियम जो है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डोबे राइनर का त्रिक नियम में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है, यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा। ये गलत है। कैसे, देखिए इसमें डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है कि जब उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही या तो अवरोही क्रम में जब सजाते हैं तो बीच वाला जो होता है, बीच वाला का द्रव्यमान दोनों का, ये दोनों का द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि तीसरे तत्व का द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, बीच वाला जो है इसका द्रव्यमान जो है ये दोनों जो साइड में है इन दोनों का औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। ये पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे ये सब सही है ना। क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन जो है डोबे राइनर का त्रिक नियम बनाता है। फिर यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर है, ये सही है। और जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोबे राइनर त्रिक बनाते हैं, ये सही है। ठीक है, तो गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत था, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो देखिए पहला क्या है, अवक्षेप बनाते हैं, ये होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, गैस उत्सर्जित होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप गैस उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या, रंग बदल जाता है, ये सही है। ठीक है, अवक्षेपित होता है और रंग बदल जाता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 3 और 1, 3 और 1। नेक्स्ट है कि विकल्पों में से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है, तो देखिए यहाँ ध्यान रखना क्या, पीएच पेपर को नीला करता है कौन, देखिए नीला करता है, देखिए अम्ल जो है ये नीला लिटमस को लाल करता है। ठीक है, और क्षार जो है ये लाल लिटमस को नीला करता है ना। तो क्षार जो है नीला करेगा, है ना, क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा, क्षार होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नींबू का रस, ये क्या है, अम्ल है, तो ये नहीं करेगा, है ना। ये अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है ऐसे देखिए, याद रखिए, याद रहेगा, अम्ल जो है अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। अगर एक भी याद रखते हैं तो दूसरा अपने इसका उल्टा हो जाता है ना। जैसे कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करेगा, नीला लिटमस को अम्ल जो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना, लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, तो अम्ल नीला को लाल करेगा, है ना, नीला को लाल करेगा। ठीक है, अम्ल। ठीक है, तो ये जो नींबू का रस है इसका पीएच मान कितना 2.2 होता है, तो ये अम्लीय हो गया, तो ये अम्ल है, तो ये लाल करेगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, पूछा नीला कर देने की क्षमता। जठर रस ये भी अम्लीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या अम्ल है, तो ये सब क्या है, नीला नहीं करेगा, ये क्या करता है, अम्लीय जो है वो लाल करता है, ये ध्यान रखना है ना। अम्लीय जो है, अम्लीय क्या करता है, लाल करता है ना। अनिल याद रखना है ना, अनिल एक शब्द याद रखना है, अनिल। ठीक है, अम्लीय जो है लाल करता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका पीएच मान होता है 14, ये क्षारीय है, तो क्षारीय है ये करेगा नीला, ये कर देगा, है ना, क्षारीय जो है ये पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे
प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? तो इसका आंसर है अंधनाल। ठीक है, कुछ जीवाणुओं की क्रिया जैसे द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन किस स्थान पर होता है? तो अंधनाल में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? तो मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, है ना। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन जो है वो मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 101 से। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना है। तो ये देखिए, पहला क्या है? मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक, ये सही है। ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था मोहम्मद यूनिस। ठीक है, ये सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रामीण बैंक के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? मोहम्मद यूनिस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डेस नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो कौन अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य नामक जो है संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। यानी कौन सा जलडमरू मध्य? भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः डेस वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन होता है 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जामों के लिए। ठीक है, जिससे तो इसलिए याद रखना है पंचायत जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखना है। और नगर पालिका को भी साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायत किस भाग में? भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अच्छा, पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। द्विस्तरीय का सुझाव दिया था अशोक मेहता। लेकिन वर्तमान में अभी भारत में कौन सा लागू है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांड के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद को, है ना। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में, या तो यज्ञ का उल्लेख किस वेद में? यजुर्वेद में। संगीत का उल्लेख किस वेद में? सामवेद में। ये गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। जादू टोना किस वेद में? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है कि 1867 में बॉम्बे में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित देश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो आत्मारंग पांडुरंग, इसमें से किसका स्थापना किया था? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, और सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले, और ब्राह्मण समाज के राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डेस वर्ष में शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1974 में। ठीक है, क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये शुरू हुआ था 1974 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 78 तक था। ठीक है, तो 1974 में, यानी कि पहले वर्ष में शुरू हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य? ये पूछा जाता है 8 राज्यों से। तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखना है इसे, मित्र पर गमछा झार, है ना। मित्र यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और झारखंड, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कैगा परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है,
और एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, तो वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर है। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है, तो ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है, तो वो है पूर्मा बनर्जी है ना, पूर्मा बनर्जी। अच्छा, ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है केडी जाधव। अब ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था टोक्यो में। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो वो होगा पेरिस में। और देखिए 2020 और 24 वाला जो वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 2022 और 26 वाला ये शीतकालीन ओलंपिक है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और 2026 में कहाँ होगा, तो वो इटली में होगा है ना। 2026 का ओलंपिक खेल इटली में होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन इसमें गलत है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ये सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी सही है। तीसरा क्या है, युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूछा था कौन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय पूछा है ना, गैसीय अपशिष्ट उत्पाद है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्न विकल्पों में से कौन सा लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में एक है, तो लैक्टिक अम्ल किस में मिलेगा, तो खट्टे दूध और दही में है ना, ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। और सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड की रही बात, तो इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दौड़ते समय, दौड़ने के बाद जो धावक के मांसपेशियों में जो थकान महसूस होती है, वो किस अम्ल के जमा होने जाने के कारण, तो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण थकान महसूस होती है, ठीक है। और दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा ये समझिए, देखिए एक पारंपरिक स्रोत पहले समझिए। पारंपरिक स्रोत मतलब वो होता है कि जो आने वाले दिनों में समाप्त हो जाए, है ना, पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत मतलब ऐसे समझिए कि बाप दादा द्वारा दिया हुआ। गैर पारंपरिक मतलब प्राकृतिक, है ना, मतलब प्राकृतिक है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। जैसे कि सौर ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखिए, तो याद रखें गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि गैर पारंपरिक यानी परंपरा के द्वारा नहीं, मतलब बाप दादा वाला नहीं, गैर पारंपरिक यानी वही ईश्वरीय है जो कि प्राकृतिक है, कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, वो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाता है, ठीक है। तो गैर पारंपरिक स्रोत में आ जाएगा जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक स्रोत है। पूछा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है कौन, तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होता है, तो ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होता है, तो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम होता है, ये सही है। कैसे, देखिए एक था एक वैज्ञानिक थे ना, कौन, लिंडमैन है ना, लिंडमैन ने यह नियम दिया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का मात्र 10% ही स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो यानी कि ऊर्जा का मात्र 10% आगे बढ़ता है, ठीक है, तो ये कम होते जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, है ना, लिंडमैन ने दिया था, ये याद रखना है, ठीक है। और जीके जीएस की काफ़ी डिटेल डिस्कशन के साथ और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन और संग्रह अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो वीडियो आप हम लोग सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी का, उससे ज़रूर जुड़े, है ना, उसमें आप वो वीडियो डेली ज़रूर देखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जीके जीएस आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131 से आएगा। एक 131 में कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन ये 1838 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था। एक तो बक्सर का युद्ध है बिहार वाला, वो ठीक है, लेकिन बॉक्सर है ना, बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो अनटचेबल उपन्यास के लेखक है मुल्क राज आनंद है। नेक्स्ट है कि उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा है। तो उस रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो चंद्रयान 3 का हिस्सा रहा है, ठीक है। चंद्रयान 3 का हिस्सा रहा है प्रज्ञान रोवर, ठीक है। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और ये जो चंद्रयान 1 है, 2 है, 3, ये तीनों है ना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह है के विजय कुमार, है ना। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक के विजय कुमार है। नेक्स्ट एक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है, ठीक है। ये भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कोलकाता में हुआ था। भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चला था, तो वो भी कोलकाता में ही चला था, ठीक है। 1984 में पहली बार मेट्रो चला था कोलकाता में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ, है ना। किस मंत्रालय के साथ, तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। शिक्षा मंत्री अभी कौन है, नया शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ही है शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किस अभिनेत्री को, तो ये किया गया है करीना कपूर को। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। तो ये विकसित किया गया टोयोटा कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो ये रहा था 93वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि मान लीजिए एक मानव बॉल की मोटाई 30 UM है μm है, यदि रेशमी इससे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है जिससे निर्मित बॉल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है। बॉल को दर्पण के सामने डैश दूरी पर रखा गया है। तो बॉल को दर्पण के सामने कितना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। तो इसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की 2 है ना 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पुरुष के द्वारा होता है, यानी कि पिता के द्वारा होता है ना। लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। देखिए माता में क्या होता है XX होता है और पिता में क्या होता है X और Y होता है, ठीक है। तो पिता के द्वारा ही गुणसूत्र ये उसका जो है लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों में कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्र कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, X और Y। और अलैंगिक गुणसूत्र होता है 44, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है।
तो ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका है गर्म पैड से हल्की मालिश करें। नेक्स्ट है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो बोरेक्स के निर्माण में धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धोवन सोडा किसे कहते हैं? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NO2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा। एक होता है क्या वाशिंग, ये हो गया वाशिंग सोडा धोवन सोडा। एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसका सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 1 के जीके, साइंस और करंट अफेयर के सभी प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।